इंडिया में क्रिमिनल लॉज भले ही सभी के लिए एक जैसे हैं, पर फैमिली अफेयर्स जैसे शादी, डाइवोर्स और सक्सेशन में पर्सनल लॉज का सिस्टम काम करता है, जो हर एक रिलीजन के लिए अलग अलग होते हैं। केवल यही नहीं, इंडिया में माइनॉरिटीज जैसे क्रिश्चियंस और मुस्लिम के पर्सनल लॉज कॉलोनियल पीरियड की झलक देते हैं। 1775 से 78 के बीच हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज को कंपाइल किया गया ताकि यूरोपियन जजेस को सहूलियत हो सके। लेकिन 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोडिफिकेशन की बात शुरू की थी। ब्रिटिश सरकार ने क्राइम्स और एविडेंस एक्सेट्रा से रिलेटेड लॉज को अरेंज यानी कोडिफाई करने की बात तो की, पर हिंदूज और मुस्लिम के पर्सनल लॉज को इससे एक्सक्लूड करके रखा। कोडिफिकेशन करने का मतलब होता है किसी सेट ऑफ लॉज को सिस्टम के मुताबिक अरेंज करना। सरकार को बढ़ते पर्सनल मामलों के कारण 1941 में BN राव कमेटी बनानी पड़ी, जिसने अधिकतर हिंदू लॉज को कोडिफाई कर दिया। हालांकि ये प्रोसेस इंडिपेंडेंस के बाद भी 1950s तक शुरू रही और हिंदू लॉ कोडिफाई कर मॉडर्नाइज कर दिए गए, पर मुस्लिम पर्सनल लॉज अब भी नहीं बदले थे। ऐसे अलग अलग पर्सनल लॉज के नेचर को देखते हुए अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इंडियंस का आइडिया एक इमेंसिपेटरी सॉल्यूशन की तरह सामने रखा जाता है। कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉज को रिग्रेसिवनेस से भरा हुआ और किसी चेंज के खिलाफ देखा जाता है। हालांकि रिग्रेसिव नेचर सही कहा जाता है क्योंकि लॉज पैट्रियार्कल हैं, पर चेंजेस के इम्यून है। ये बात पूरी सही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त वक्त पर प्रूव किया है कि पर्सनल लॉज मॉडर्नाइज किए जा सकते हैं। 21st सेंचुरी के साथ चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लॉज और रेगुलेशंस रिग्रेसिव नेचर के ना हों। यदि रिग्रेसिव पॉलिटिकल या सोशल लैंडस्केप तैयार होता है तो डेवलपमेंट और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, इससे बैकवर्डनेस बढ़ती है। आमतौर पर कहा जाता है कि सोशल चेंजेस लाना कोई इजी टास्क नहीं होता है। यदि भारत सुपर पावर बनने के लिए एस्पायर कर रहा है तो इसकी करीब 50% पॉपुलेशन यानी विमेन सप्रेशन और पैट्रियार्की के अंडर नहीं रह सकती है। सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस जरूरी नहीं कि इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस के स्केल पर खरी उतरती हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो एक लंबी लड़ाई की शुरुआत करने में सक्षम होते हैं। ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म पर चलने वाला देश किसी एक धर्म या जाति का पक्ष नहीं लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पर तो बहुत क्लियर है, पर इसमें कुछ आर्टिकल्स रिलीजियस अफेयर्स को प्रमोट करने के लिए भी हैं और इनके कारण कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होना तय हो जाता है। इसी डायरेक्शन में धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के केसेस सामने आते ही रहते हैं और जुडिशरी को स्टेप इन कर तय करना होता है कि सही क्या है। दोस्तों, आज ऐसा ही एक केस हम अच्छे से समझेंगे जिसने 80s में कांग्रेस की सरकार की परीक्षा ली और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के राइट्स के लिए स्टेज सेट किया था। यह केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। आपने इस मामले को कई लोगों से और कई कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। इस मामले की बात 2019 में तब भी जोरों शोरों से हुई थी जब ट्रिपल तलाक एक्ट या मुस्लिम विमेन एक्ट 2019 इनैक्ट किया गया था। लेकिन क्या है शाह बानो मामला, जिसने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक मुस्लिम महिला को हजारों मुस्लिम महिलाओं के लिए एक आइडल बना दिया। चलिए हम इस केस पर शुरुआत से डिस्कशन करते हैं और फिर समझेंगे कि कैसे ये मामला ट्रिपल तलाक को इलीगल करार देने वाले 2019 एक्ट तक लिंक। इस केस की कहानी शुरू होती है अप्रैल 1978 में, जब 62 ईयर ओल्ड एक मुस्लिम महिला शाह बानो एक लोकल कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है और सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर अपने हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान से मेंटेनेंस की मांग करती है। अहमद खान इंदौर मध्य प्रदेश में एक नामी लॉयर थे जिन्होंने अप्रैल 1978 में शाह बानो को डाइवोर्स दे दिया था, जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ। दोस्तों, शाह बानो और अहमद खान 1932 में शादी के संबंध में बंधे और उनके घर 3 बेटे और 2 बेटियों का जन्म हुआ। शाह बानो दरअसल अहमद खान की मदर साइड से फर्स्ट कजन थी, लेकिन इक्वेशंस बदलती गईं। 1946 में अहमद खान ने अपनी फर्स्ट कजन हलीमा बेगम से दूसरी शादी की। कई सालों तक दोनों पत्नियां साथ में रहीं, लेकिन खान ने 1975 के करीब शाह बानो से कहा कि वो दूसरी जगह पर रहने चली जाए। CRPC का सेक्शन 125 कहता है कि यदि पत्नी खुद का ख्याल रखने में असमर्थ है तो हस्बैंड पर अपनी पत्नी को मैरिज के दौरान और डाइवोर्स के बाद ख्याल रखने का लीगली ऑब्लिगेशन बनता है। इस मामले के शुरू होने के कुछ महीनों बाद नवंबर में शाह बानो को खान ने इर्रिवोकेबल तलाक दे दिया।
अहमद खान ने इस क्लेम के काउंटर में ये कहा कि इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उनकी रिक्वायरमेंट केवल इतनी है कि हस्बैंड को अपनी पत्नी को केवल इद्दत पीरियड में ही मेंटेनेंस देना पड़ता है। दोस्तों, इद्दत उस वेटिंग पीरियड को कहते हैं जो मुस्लिम महिला को हस्बैंड की मृत्यु या डाइवोर्स के बाद ऑब्जर्व करना पड़ता है। इस पीरियड की लेंथ सर्कमस्टेंशियल होती है। ये आमतौर पर 3 महीने होती है, पर यदि महिला गर्भवती है तो चाइल्ड बर्थ तक इसकी अवधि हो सकती है। इस पीरियड के बाद महिला दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकती है। खान के इस आर्गुमेंट का सपोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड यानी AIMPLB ने भी किया। इस बोर्ड ने एक और आर्गुमेंट किया कि कोर्ट के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर आने वाले मसलों में इंटरफेयर करने की लिबर्टी ही नहीं है, और यदि ऐसा है तो इससे द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 वायलेट होता है। बोर्ड ने कहा कि इस शरीयत एक्ट के मुताबिक कोर्ट्स शरीयत के ऊपर आधारित होकर ही डाइवोर्स, मेंटेनेंस और अन्य फैमिली इश्यूज पर डिसीजन दे सकती हैं। हालांकि 1979 में शाहबानो लोकल कोर्ट से केस जीत जाती हैं, जो खान से 25 रुपए मेंटेनेंस के रूप में देने का ऐलान करती है। 1980 में शाहबानो MP हाई कोर्ट में मेंटेनेंस को रिवाइज करने की एक अपील करती हैं। MP हाई कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट देती हैं और मेंटेनेंस 179.8 रुपीज कर देती हैं। पर दोस्तों, MP हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और 1980 से 85 तक एक लंबा लीगल बैटल चलता है। आइए जानते हैं इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान शाहबानो केस के साथ साथ कई पर्सनल लॉस को देखा और जेंडर इक्वलिटी के इशू को रिकॉग्नाइज करते हुए इसे एड्रेस करने की जरूरत को महसूस किया। डिटेल्ड आर्गुमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 23, 1985 को अपना फैसला सुनाया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड ने हाई कोर्ट के शाहबानो को CRPC के अंडर मेंटेनेंस देने के निर्णय को कायम रखते हुए मेंटेनेंस में मिलने वाले सम को बढ़ा दिया। इस डिसीजन को 5 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड के अलावा इस बेंच में जस्टिसेस रंगनाथ मिश्रा, DA देसाई, O चिन्नप्पा रेड्डी एंड ES वेंकटरामैया भी शामिल थे। उनके डिसीजन में जस्टिस YV चंद्रचूड ने प्रोग्रेसिव बात कही। उन्होंने कहा, सेक्शन 125 को लोगों के उस वर्ग के लिए रेमेडी के तौर पर इनैक्ट किया था जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो किसी इंसान के द्वारा मेंटेनेंस और मींस के लिए निग्लेक्ट किए गए हैं। इसमें इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि निग्लेक्टेड वाइफ, चाइल्ड या पेरेंट किस रिलीजन को प्रोफेस करता है। ऐसे प्रोविजंस तो एसेंशियली प्रोफिलेटिक यानी प्रिवेंटिव नेचर के होते हैं, रिलीजन के बैरियर्स के अक्रॉस जाने में सक्षम होते हैं। CGI ने कहा कि क्लोज पुअर रिलेटिव को मेंटेन करने की जो लायबिलिटी सेक्शन 125 द्वारा इम्पोज की जा रही है वो किसी इंडिविजुअल के उस ऑब्लिगेशन पर आधारित है जिससे सोसाइटी में होमलेसनेस और एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन प्रिवेंट होती है। ये लॉ का मोरल एडिक्ट है और मोरालिटी को रिलीजन से क्लब नहीं किया जा सकता। ये शब्द CGI के थे। इस तरह से शाहबानो के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। लेकिन दोस्तों, शाहबानो ने मेंटेनेंस का क्लेम जो उन्होंने फाइल किया था बाद में विथड्रॉ कर लिया था। अब तक इस वर्डिक्ट से पॉलिटिकल फॉलआउट शुरू हो चुका था। इसके बाद से पॉलिटिकल इवेंट ऐसे हुए जिसने कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी। आइए जानते हैं इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में। हुआ यूं कि राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गवर्नमेंट इस मामले के वर्डिक्ट के 1 साल पहले यानी 1984 में ही बनी थी। कांग्रेस शुरुआत में वर्डिक्ट के सपोर्ट में रही, पर धीरे धीरे इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन को वर्डिक्ट नापसंद होने की वजह से कांग्रेस में सीवियर पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हुआ। क्योंकि शाहबानो केस के वर्डिक्ट से मुस्लिम्स इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, तो रिपोर्टेडली गवर्नमेंट ने मुस्लिम विमेन 1986 इनैक्ट किया, जिसे प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट भी कहा जाता है। इस लॉ ने वर्डिक्ट को खारिज किया और कहा कि मेंटेनेंस पीरियड केवल इद्दत पीरियड तक ही होगा। इस लॉ के मुताबिक यदि महिला खुद जीवन यापन नहीं कर सकती तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो वक्फ बोर्ड को सस्टेनेंस के मींस प्रोवाइड करने के लिए कह सकता है। शाहबानो के लॉयर डैनियल लतीफी ने इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ वैलिड है, पर यह भी कहा कि इसकी लायबिलिटी केवल इद्दत पीरियड तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस लॉ से मुस्लिम महिलाएं खुश नहीं थीं।
शाहबानो ने अपना क्लेम वापस तो ले लिया था, पर इसके बाद का डेटा शो करता है कि वर्डिक्ट ओवरटर्न करने से ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस में इजाफा हुआ है। मुस्लिम विमेन एक्ट ऑफ 1986 के बाद से 2019 यानी मुस्लिम विमेन एक्ट ऑफ 2019 के इनैक्ट होने तक शाहबानो के होम स्टेट मध्य प्रदेश में ही 22,801 ट्रिपल तलाक के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। हालांकि 2019 के बाद से मई 2020 तक केवल 32 केसेस रिपोर्ट हुए। यही ट्रेंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता था। 1985 से 2019 तक वेस्ट बंगाल में 51,800 केसेस रजिस्टर हुए थे, जो सालाना करीब 1,523 हैं। पर 2019 के नए लॉ से, जिसमें ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया है, इस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया है। 2019 से 2020 के बीच वेस्ट बंगाल में केवल 200 केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और असम जैसे स्टेट्स में भी डेटा रिमार्केबल चेंजेस दिखाता है। दोस्तों, शाहबानो केस का वर्डिक्ट पुराने इस तरह के मामलों से अलग इसलिए था क्योंकि इसमें महिलाओं के इक्वालिटी और डिग्निटी से ट्रीटमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया था, स्पेशली मैरिज के मामलों में। शाहबानो केस ही वो केस है जिसने 2019 के एंटी ट्रिपल तलाक के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया था। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एडवोकेट किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में एक लॉ की बात करता है जो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज के अंडर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन जैसे मामलों पर एप्लीकेबल होगा। ये कोड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 44 में दोस्तों कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी स्टेट यानी सरकार इंडिया की टेरिटरी में रहने वाले सिटीजन्स के लिए एक लॉ बनाने की कोशिश करेगा। यूसीसी की चर्चा ब्रिटिश एरा से चलती आ रही है। कोडिफिकेशन इसी यूनिफॉर्मिटी को लाने की तरफ एक कदम था, पर अब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के पीछे पॉलिटिकल और सोशल कई रीजंस दिए जा सकते हैं। हालांकि ये करीब एक सेंचुरी से पॉलिटिकल नैरेटिव और डिबेट का सेंटर रहता आया है। करेंटली पावर में भारतीय जनता पार्टी का यूसीसी एक प्रायोरिटी एजेंडा है। यहां तक कि 2019 लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी यूसीसी मेंशन था। इन सभी पर जोर देने का काम 1985 के शाहबानो केस में आए वर्डिक्ट ने किया है। इसके अलावा और भी ऐसे कई केस हैं जिन्होंने कोर्ट के डिसीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा किया, पर उनमें सिटीजन्स के राइट्स का ध्यान रखा गया। अगर आप ऐसे किसी केस को जानते हैं और चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।